हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी में जो अंतिम टॉपिक है, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग एवं विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप स्थापित वर्गों से संबंधित मुद्दे एवं कल्याणकारी कार्यक्रम को पढ़ेंगे। ये इस पार्ट का लास्ट लेक्चर है और ये लास्ट टॉपिक भी है। 2019 सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा मेंस पेपर 2 पार्ट बी का। इसके अलावा जो 2020 के सिलेबस में अमेंडमेंट है या फिर कुछ और सिलेबस में शामिल किया गया उनका अलग से लेक्चर मैं बना दूंगा। तो ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद अपन साइंस एंड टेक और इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दे एवं कल्याणकारी कार्यक्रम। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि वंचित वर्ग किन्हें कहा जाता है। तो भारतीय समाज में या भारतीय संविधान के अनुसार से वंचित वर्गों में हमेशा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को लिया जाता है। वैसे वंचित वर्ग किसे कहा जाता है? तो ऐसे वर्ग या ऐसे समूह, समाज में ऐसे लोग जो कि स्वाभाविक रूप से जो समाज में प्रगति हो रही है, समाज का जो विकास हो रहा है या देश का विकास हो रहा है, उस विकास के जो स्थिति है या जो गति है उससे कहीं ना कहीं पीछे रह जाना, और उसके पीछे जो कारण है वो कई सामाजिक और आर्थिक कारणों के अलावा जो हमारे सामाजिक संरचना है उनकी वजह से किसी विशेष समूह या विशेष समाज का पीछे रह जाना ही वंचित वर्ग कहलाता है। तो ऐसे समूह या ऐसे वर्ग जिन्हें समाज के मुख्य धारा के रूप में जोड़ने इसका जो मौका है वो नहीं मिल पाना, या फिर उस समाज की मुख्य धारा के स्थिति के अनुसार से प्रगति न कर पाना या उनके अनुसार विकास न कर पाना ही वंचित वर्ग है। तो मुख्य रूप से ये वंचित वर्ग के रूप में जो देखा जाता है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को इसलिए देखा जाता है कि जो भारतीय समाज है उसमें जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी सामाजिक स्थिति और विकास कहीं तेजी से हुआ है और कहीं बेहतर स्थिति में है उनकी आर्थिक स्थिति, और उनके परिप्रेक्ष्य और उनके सापेक्ष में अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में सामाजिक दुर्भावना या सामाजिक नियोक्ताओं या कैसे भी किन्हीं भी कारणों से उनका विकास उस स्थिति में नहीं है कि वो अभी भी समाज की जो मुख्य धारा है उससे कोसों दूर है। खासकर अनुसूचित जनजाति तो अभी भी कई ऐसी जातियां हैं जो आदिम जाति के रूप में ही जीवन व्यतीत कर रही हैं, और अनुसूचित जाति में भी ऐसी कई जातियां हैं जो अभी भी जो पुरानी सभ्यता या पुरानी जो समाज की स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग जो काम है, जैसे कि नाली साफ करना, सीवेज साफ करना, इसके अलावा मल साफ करना, ये सारे काम अभी भी अनुसूचित जनजाति के लोग के द्वारा कराया जाता है, जिनसे उनकी सामाजिक स्थिति तो गिर ही रही है, साथ ही साथ उनकी शैक्षिक स्थिति और आर्थिक स्थिति में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इन्हीं सब कारणों से समाज में एक विशेष वर्ग ऐसा बन जाता है या ऐसा एक विशेष समूह बन जाता है जो सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से पिछड़ा हुआ होता है, और उस तक समाज की जो आर्थिक स्थिति या व्यवस्था जो चल रही है और जो विकास की परियोजना है, विकास की जो जितने भी चीज़ें विकास की चल रही हैं वो उन समाज या वर्ग तक पहुंचने में असफल रहती हैं। तो उन समाज में भारतीय संविधान के अनुसार या सरकार के अनुसार समाज के उस तबके तक जो विकास परिस्थितियों को पहुंचाया जाता है उन्हें ही सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम कहते हैं वंचित वर्गों के लिए। तो अनुसूचित जातियों की समानता या नियोग्यताएं, ठीक है। नियोग्यताओं का अर्थ यहाँ पे ये है कि उन्हें एक विशिष्ट परिस्थिति या विशिष्ट जाति या विशिष्ट एक समुदाय के होने की वजह से समाज इस तरह से उन पर नियोग्यताएं लगा देती है कि वो किसी विशेष जैसे मानसिक या शारीरिक या बौद्धिक रूप से उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते जिस स्थिति को वो प्राप्त कर सकते थे। तो इनमें सबसे बड़ा जो नियोग्यता था वो धार्मिक था। तो ये पुरातन काल से अस्पृश्यता लोगों को अन्य स्वर्ण हिंदुओं के भांति मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, और इन धार्मिक नियोक्ताओं का प्रतिरोध करने के लिए समाज सुधारकों ने समय समय पर प्रयास किया। तो जो ये धार्मिक नियोक्ताओं को विरोध करने के लिए समाज सुधारकों ने प्रयास किया, ये एक अलग पार्ट है। लेकिन जो उसके पहले वाला पार्ट है वो ये है कि पुरातन काल में ये व्यवस्था बनाई गई थी कि जो शूद्र हैं वो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, उन्हें पाठ करने की योग्यता नहीं है, और साथ ही साथ वो एक सेवक के रूप में ही कार्य करेंगे, न तो उन्हें धन संचय करने का या राज्य करने का या किसी प्रकार के ऐसे कार्य करने का अधिकार ही नहीं है जिससे कि वो अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें या आर्थिक रूप से समाज को प्रगति पर ला सकें। तो एक तरह से धार्मिक नियोक्ता उनके ऊपर लाद दी गई थी, जिसकी वजह से वो धार्मिक बेड़ियों में इस तरह से बंधे हुए थे कि वो कार्य करने में असमर्थ मानते थे, और इसके पीछे वो ये मानते थे कि ये दैवीय शक्ति है, मतलब देवी या भगवानों की ही ये मंशा है कि हमारे साथ ये
किया गया है। इसके अलावा आर्थिक नियोक्ता है, तो जब तक कि किसी भी समाज या समूह के पास पैसे नहीं होंगे वो समाज की आर्थिक स्थिति कभी भी सुदृढ़ नहीं हो सकती। पहली कारण है। दूसरी कारण ये है कि अगर समाज को पहले से ही आर्थिक गतिविधियों से दूर कर दिया जाए, किसी विशेष परिस्थिति से या किसी विशेष नियोक्ताएं लगाकर कि आप उस काम के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, योग्य ही नहीं हो, जिस काम के थ्रू आप अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। तो आर्थिक नियोक्ताओं में यह है कि आर्थिक दृष्टि से अस्पृश्य लोगों का जीवन बड़ा ही संकट में रहा है। अर्थ के अभाव में किसी भी समूह की प्रगति व सुख में बहुत बड़ी बाधा है। मतलब सिंपल सी ये है कि इसमें इस तरह से आपके ऊपर कंडीशंस लगा दिए जाते हैं कि आप अपने आप में ही वो आर्थिक गतिविधियों से खुद को बाहर कर लेते हैं। सामाजिक नियोक्ता है। सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्य जातियों को हिंदू समाज में इतना निम्नतम स्थान दिया है कि मानो ये हिंदू समाज के अंग नहीं वरन उनसे अलग हैं। सबसे बेस्ट ये है इसका उदाहरण कि समाज में अभी भी जो निम्न तबका के लोग हैं या फिर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है कि वो हिंदू समाज में एक तरह से अभिशाप हैं। अगर उनके छूने से या उनके मंदिर के प्रवेश करने से लोगों में ये मानसिकता बनी हुई है कि एक व्यक्ति के छूने या एक व्यक्ति के मंदिर में प्रवेश करने से वो पूरा का पूरा माहौल अशुभ हो जाता है और उसे गंगा जल या ऐसी किसी पवित्र चीज़ से शुद्धिकरण करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो उस क्षेत्र को दोबारा उस स्थिति पे ला सकें जब स्थिति में वो छूने से पहले था। तो ये बहुत ही बड़ा रूढ़िवादी मानसिकता है लोगों के अंदर और रूढ़िता है, जिसकी वजह से सामाजिक नियोक्ता भी कार्य करता है और ये बहुत बड़ी कारण है उनके विकास के नहीं होने का। राजनीतिक कारण ये होता है कि किसी भी समाज का अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक स्थिति या एक समाज की राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उनकी बातें संसद या विधायिका तक कौन लेकर जाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति या उनकी मानसिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति के बारे में कौन अवगत कराएगा कि उस समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इन लोगों को देश के शासन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था और राज्य की ओर से इन्हें जो न्याय प्राप्त होता था वो भी भेदभावपूर्ण प्राप्त होता था। जब भी न्याय किया जाता था तो वो दलितों के लिए अलग होता था, शूद्रों के लिए अलग से न्याय व्यवस्था बनाई जाती थी, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए और वैश्य के लिए अलग अलग होते थे। उनमें ब्राह्मणों के लिए एक सेपरेट होता था, क्षत्रियों के लिए सेपरेट होता था और वैश्यों के लिए भी सेपरेट होता था। तो इसमें भी एक राजनीतिक निरूपता देखी गई और यही एक वजह है जिसकी वजह से जो वंचित वर्ग अभी भारत में दिखाई देता है उसमें बहुत ज़्यादा जो परसेंटेज है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का ही देखने को मिलता है। तो आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए और संविधान में विशेष रूप से प्रावधान किया गया कि भारतीय संविधान और लोकतंत्र में जो वंचित वर्ग है उनको सक्षम बनाना, उनको आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक विशिष्ट रूप से उनके लिए जो कदम उठाए गए या उद्देश्य के तौर पर इसे धारण किया गया कि उनका जो शोषण हुआ है या शोषण हो रहा है उन्हें दूर कर कर उन्हें एक बेहतर जीवन या बेहतर जो जिन रहने हेतु जो वातावरण है वो प्रोवाइड करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा कदम उठाए गए थे। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था अनुसूचित जाति आयोग। ये बात पहले अनुसूचित जाति जनजाति आयोग एक साथ ही था और अभी भी लगभग इनका स्ट्रक्चर और काम एक जैसा ही है, लेकिन दोनों अलग अलग हो चुके हैं। अनुसूचित जाति आयोग अलग है, अनुसूचित जनजाति आयोग अलग है। तो इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो दोनों ही संस्था हैं वो एक तरह से स्वायत्त संस्था हैं। इन पर किसी भी किसी अन्य संस्था का कोई भी इन पर प्रभाव नहीं होता और दबाव नहीं होता। ये एक संवैधानिक संस्था है। इनकी स्थापना 1978 में संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। फिर 89 संविधान संशोधन अधिनियम, ये पूछ लिया जाता है प्री में तो इम्पोर्टेंट है। 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 2 भागों में विभाजित किया गया। अब किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनको विभाजित किया गया ये भी प्री में पूछा जाता है। तो अनुसूचित जाति को रखा गया 338 में और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी को रखा है 338 का में और एससी को रखा है 338 में। तो इनकी नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सेवा शर्तों का निर्धारण भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा प्रत्येक आयोग मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों आयोगों में 3-3 सदस्य और 1 अध्यक्ष कार्यरत होगा।
तो सबसे पहले आयोग के कार्य देखते हैं कि आयोग का कर्तव्य क्या है, वो किस तरह से कार्य करने के लिए उसको गठित किया गया है, उसके क्या क्या कर्तव्य हैं अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए जो अलग अलग आयोग हैं उनमें। तो संविधान अथवा किसी अन्य कानून के तहत SC ST के लोगों की सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में जांच तथा निगरानी। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ST SC को किस संविधान की किस धारा के तहत या फिर IPC की किस धारा के तहत उनको दंड दिया जा रहा है, ये कौन देखेगा? आयोग देखेगा। क्योंकि इसमें ST SC के अलग से राइट्स हैं और उन्हें इस तरह से अथॉरिटी या अधिकार प्राप्त हैं कि वो जो गलतियां करते हैं या फिर उनके द्वारा जो सज़ा का भुगतान होना है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के या उनके जो अलग से संविधान में निर्धारित किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें सज़ा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा SC ST के लोगों को उनके अधिकारों तथा सुरक्षा के उपायों से वंचित किए जाने में शिकायतों की जांच। किसी भी ST SC के लोगों को उनके अधिकारों या सुरक्षा के उपायों से जो अगर वंचित किया जाता है तो उनके लिए भी विशेष शिकायतों की जांच करना। इसके अलावा है इन लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने में सहयोग तथा सलाह देना और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन में हो रही प्रगति का मूल्यांकन करना। सबसे बेस्ट यही है। इस चीज़ पर सोचा जाता है कि इन लोगों के जो भी सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाएं हैं उन्हें बनाने और उनकी स्थिति को जानने दोनों का अधिकार आयोग के पास होता है। इसके अलावा इसके प्रति जो भी उनके कमियां होती हैं उसके लिए वो केंद्र सरकार को नोटिस दे सकता है या केंद्र सरकार को सूचित कर सकता है कि ये जो सामाजिक और आर्थिक योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनमें इन चीज़ों की कमियां हैं। आगे है राष्ट्रपति को वार्षिक और जब भी आयोग ठीक समझे उस समय इन एहतियातों के कार्यान्वयन के बारे में रिपोर्ट भेजना। मतलब राष्ट्रपति को वार्षिक और जबकि आयोग ठीक समझे, मतलब कुल मिला के वार्षिक तो एक बार आपको भेजनी है। इसके अलावा आयोग जब भी ठीक समझेगा वो राष्ट्रपति को इन सभी मुद्दों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। SC ST के संरक्षण कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के विभिन्न उपायों और संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं इसके बारे में रिपोर्ट देगा। सबसे मुख्य कारण में ये है कि जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ST SC के उनके स्थिति में सुधार के लिए या उनके आर्थिक या सामाजिक इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य कर रहा है उसके बारे में भी आयोग ये जानकारी देगा। किसको? राष्ट्रपति को या फिर राज्य की सरकारों को। आगे है संसदीय समिति। SC ST के लोगों की सुरक्षा के संवैधानिक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की जांच के लिए सरकार ने 3 संसदीय समितियां गठित की हैं। इनमें से पहली संसदीय समिति 1966 में, दूसरी 1971, तीसरी 1973 में बनाई गई थी। अब इनके स्थान पर श्रम और कल्याण के बारे में संसद की स्थायी समिति गठित की गई है। ये प्री में पूछा जा सकता है कि संसद में स्थायी समिति कौन सी गठन की गई है, तो वो श्रम और कल्याण के बारे में संसद की स्थायी समिति का गठन किया गया है। राज्यों के कल्याण विभाग। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ST SC OBC के कल्याण की देखरेख के लिए अलग अलग विभाग हैं। अलग अलग राज्यों में प्रशासनिक ढांचा अलग अलग तरह का है। बिहार, MP और उड़ीसा में आर्टिकल या अनुच्छेद 164 के तहत ST के कल्याण के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि MP और उड़ीसा दो एक ऐसे स्टेट हैं जिसमें 164 के तहत आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग से मंत्रियों की नियुक्ति की गई है या की जाएगी, ताकि उनके जो भी आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उनको विशिष्ट रूप से जाना जा सके और लोगों को इसके बारे में ज्ञान हो, ताकि वो उनके प्रति जो दुर्व्यवहार या मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जाता है उन्हें कम किया जा सके और उन्हें बेहतर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके। इसके अलावा वंचित वर्गों में NGO या स्वयंसेवी संगठनों के क्या योगदान है? तो अनेक NGO भी SC ST के कल्याण को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। अखिल भारतीय स्तर में प्रमुख संगठनों में हरिजन सेवक संघ दिल्ली, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दिल्ली, रामकृष्ण मिशन नरेंद्रपुर, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ दिल्ली, ऐसे बहुत से NGO या फिर सरकारी या गैर सरकारी संगठन कार्यरत हैं जो कि इनके या फिर इनके द्वारा जो इनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा वो इनके तक पहुंचाया जा सके आसान से। छुआछूत के खिलाफ कानून। इस प्रथा को रोकने के लिए 1955 में कानून के दायरे को बढ़ाया गया और दंडात्मक प्रावधानों को भी बढ़ाया गया और इसके तहत अब जो ST SC एक्ट
के तहत जिनको भी सज़ा होनी है, ये कानून जो पारित किया गया है उसके तहत इनकी जो सज़ा है उन्हें डबल कर दिया गया है, ताकि जिन्हें भी इस कानून के तहत सज़ा हो वो इस चीज़ को समझ सकें और जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उन्हें रोका जा सके। आगे है विशेष केंद्रीय सहायता। तो जो अनुसूचित जाति में गरीब के उन्मूलन की एक केंद्रीय योजना सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके इस तरह के कार्यक्रमों के लिए 100% सहायता देती है। इस योजना का मूल उद्देश्य है आदिवासियों के लोगों के विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी रूप से बढ़ावा देने के लिए उनकी स्थिति में सुधार के लिए सरकार विशेष रूप से जो सामाजिक कल्याण मंत्रालय है उसके अंतर्गत योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत विशेष केंद्रीय सहायता प्रोवाइड की जा रही है और ये सहायता 100% केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा प्रतिरक्षण तथा अन्य कार्यक्रम केंद्रीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, बैंकिंग सेवा भारती बोर्ड, इस प्रकार के अन्य एजेंसियों में केंद्र द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताओं के लिए SC/ST में प्रतिरक्षण प्रदान करना और उनको एक विशिष्ट रूप से उनके लिए सीट रिजर्व करना, ताकि वो उसके लिए एलिजिबल या योग्य माने जाएं, जिसे उनसे रोजगार की एक बेहतर स्थिति बन सके और भविष्य में उन्हें आर्थिक प्रगति का एक लाभ मिल सके। आगे है मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति। वर्ष 1977-78 से शुरू किया गया यह कार्यक्रम ऐसे लोगों के शैक्षिक विकास के लिए है जो तथाकथित अस्वच्छ व्यवसायों जैसे कि शुष्क शौचालयों की सफाई, चमड़ा पकाने, मरे पशुओं की खाल निकालने और झाड़ू लगाने में लगे हैं। नवंबर 1991 को इस कार्यक्रम में संशोधन करके आमदनी की सीमा निश्चित की गई। 1994 में पुनः संशोधन सीमा द्वारा हटा दिया गया। तो मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति को स्कूली लाइफ में दिया जाता है। जो भी स्कूल में छात्र या छात्राएं हैं उन्हें इस योजना के तहत छात्रावास में रहने के साथ साथ स्कूल में पढ़ने के लिए भी स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा SC अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक बाद छात्रवृत्ति कार्यक्रम 1944 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न स्कूलों तथा कॉलेजों के मैट्रिक के बाद कक्षाओं में विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। जो मैट्रिक के बाद से शिक्षा होती है आदिवासी या अनुसूचित जनजातियों के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ वो विशिष्ट रूप से उस स्थिति में पहुंच सकें कि वहां पे जाकर वो अपने शिक्षा को किसी आर्थिक या सामाजिक स्थिति या परिस्थिति के कारण न रोक सकें। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकारें इस तरह से विशिष्ट कदम उठाती हैं और उन्हें छात्रवृत्ति प्रोवाइड कराती हैं। सफाई मजदूरों की मुक्ति और पुनरावास। सफाई मजदूरों की मुक्ति और पुनरावास की राष्ट्रीय योजना के तहत सफाई मजदूर और उनके आश्रितों को वैकल्पिक सम्मानजनक व्यवसायों में पुनरावास के लिए सहायता दी जाती थी। इसके लिए पुनरावास के लिए प्रशिक्षण हेतु 100% केंद्रीय सहायता दी जाती थी। परियोजना की लागत 50,000 रुपये तक हो। तो आगे है उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति तथा यात्रा अनुदान। चुने गए प्रतिभाशाली छात्रों को, जो ST/SC OBC के मुख्य रूप से ST/SC के जो छात्र हैं उनमें से चुने गए प्रतिभाशाली छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, PhD, डॉक्टरेट तथा अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि उच्च शिक्षा में विदेशी छात्रवृत्ति पर कैसा व्यवस्था सरकार ने बनाया हुआ है। इसके अलावा राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम, इसके मदद से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आबादी को गरीबी रेखा के ऊपर उठाया जा सके। इस समय 25 राज्यों के शासित प्रदेशों के निगम कार्य कर रहे हैं राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम के, क्योंकि ये डायरेक्ट उनके टच में होते हैं और उनकी स्थिति के बारे में जान सकते हैं। और सबसे बेहतर ये है कि वो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो बेहतर रूप से सफाई या फिर ऐसे कार्यों में लगे हैं जो कार्य को सरकार अवैध मानता है, मतलब किसी मानवीय गरिमा के खिलाफ मानता है, फिर भी वो काम करने के लिए मजबूर है। तो इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू किया है अनुसूचित जाति विकास निगम। इसकी मदद से ST/SC आबादी को गरीबी रेखा के ऊपर उठाया जा सके। इस समय 25 राज्यों के शासित प्रदेशों में कार्यरत है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बाबा साहेब अम्बेडकर फाउंडेशन स्थापना 1992 में पंजीकृत सोसाइटी के रूप में किया गया है।
साथ ही इस तरह से पंजीकृत सोसाइटी के रूप में किया गया है कि ये इस कैटेगरी या इस व्यक्ति या इस स्थिति से जो कि अभी चल रही है इससे कैसे बाहर निकला जा सके। इन सारी स्थितियों को देखने के लिए और उन्हें एक विशिष्ट रूप से रोजगार देने की स्थिति को समझने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा कार्य किया जाता है और उन्हें नए मुकाम हासिल करने में मदद करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन बनाई गई एक सरकारी कंपनी है। इस कंपनी का उद्देश्य गरीबी रेखा आय सीमा की दुगनी से नीचे नियामक करने वाली ST/SC की वित्तीय सहायता आधारित गतिविधियां चलाना है। वित्तीय विकास निगम कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन बनाई गई ये सरकारी कंपनी है। इस कंपनी का उद्देश्य गरीबी रेखा आय सीमा की दुगनी से नीचे निवास करने वाली ST/SC की वित्तीय सहायता आधारित गतिविधियां चलाना। तो ये सारे ST/SC से रिलेटेड या SC से रिलेटेड जो भी है धार्मिक नियोक्ताओं के अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम जो चलाए गए हैं सरकार के द्वारा वो हैं। अब है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति किसे कहेंगे? तो डॉक्टर मजूमदार के अनुसार उन्होंने लिखा है एक जनजाति परिवार या परिवारों के समूह का संकलन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, एक जनजाति परिवार या परिवारों का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह व्यवसाय और उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों को एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। तो ये है अपना अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति का जो परिभाषा है वो किसके द्वारा है? तो डॉक्टर मजूमदार के अनुसार एक जनजाति परिवार या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक समान नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह व्यवसाय और उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक विनियमों के पालन करते हुए पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। अब है ST के लिए कल्याण कार्यक्रम। अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण कार्यक्रम कौन है? तो विशेष केंद्रीय सहायता राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता दी जाती है। सहायता मूलतः परिवार आधारित आमदनी योजनाओं के लिए कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, गृह संसाधन, पशुपालन, वानिकी शिक्षा, सहकारी संगठन, मत्स्य पालन, ग्रामीण तथा लघु उद्योग जैसे क्षेत्रों में और न्यूनतम आवश्यकता का कार्य लिया जाता है। तो विशेष केंद्रीय सहायता जो प्राप्त होता है वो इसी तरह के कार्य करने के लिए ताकि वो कि कोई भी आदिवासी समाज आर्थिक विकास या आर्थिक संपन्नता को प्राप्त कर सके और समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर सके। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अनुसूचित जनजाति में ऐसे बहुत सारी जातियां हैं जो आदिम रूप से आज भी एक विशिष्ट भूभाग में विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं और वो किसी से मिलने की प्रयास नहीं करते। टेक्नोलॉजी के कृषि पूर्व स्तर, साक्षरता में कमी और धरती पर लिंग जनसंख्या के आधार पर 15 राज्यों में 75 जनजाति समूह की पहचान कर उन्हें आदिम जनजाति समूह का दर्जा दिया गया है। जनजाति शोध संस्थान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुख्यतः केरल, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, UP, मणिपुर और त्रिपुरा में 14 जनवरी शोध संस्थान स्थापित किया गया। 14 जनवरी को शोध संस्थान स्थापित किया गया। कहाँ पर जनजाति शोध संस्थान कहाँ बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, MP, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों पर इस चीज़ का अस्तित्व के बारे में बात किया गया। अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं के छात्रावास। आदिवासी बालकों एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास, ये इम्पोर्टेंट है। बालिकाओं के लिए छात्रावास कार्यक्रम तीसरी पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा प्राप्त कर रही जनजाति बालिकाओं को आवास सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके अलावा अलग से हैं ST क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण। केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना वर्ष 1992-93 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य बेरोजगार जनजाति युवाओं की कुशलता बढ़ाकर उन्हें रोजगार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी फेल हो गए एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है उनकी गुणवत्ता और मानक बहुत ही खराब होती है।
कम साक्षरता वाले इलाकों में जनजाति बालिकाओं की शिक्षा 2% से कम। महिला साक्षरता वाले 8 राज्यों के 48 चुने हुए जनजाति जिलों में जनजाति बालिकाओं की शिक्षा स्तर में सुधार। इसके अलावा भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ जनजाति लोगों को व्यापारियों के शोषण से बचाने तथा उन्हें वन उत्पादों और अपनी ज़रूरतों से अपनी कृषि उपज के लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने 1987 में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ की स्थापना की थी। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है 1987 और 88 में मेरे लिए, मतलब जो मेरा जनजाति लोगों के व्यापारियों के शोषण से बचने के लिए उन्हें विस्फुट नाम वन उत्पादों और अपनी ज़रूरतों से अधिक कृषि उत्पाद के लाभप्रद मूल्यांकनों के बारे में अवगत कराता है। इसके अलावा ऐसे वन उत्पाद जो कम मात्रा में उत्पादित होते हैं, जो कि जिन्हें छिटपुट वन उत्पाद कहते हैं, उनके सहायता और अनुदान के लिए क्या कार्य किया जा रहा है। तो एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसके अंतर्गत राज्य जनजाति विकास सहकारी निगमों, वन विकास निगमों और छिटपुट वन उत्पाद कार्यक्रम शुरू करने के लिए 100% अनुवाद। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में सुधार आना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोगों से मिलना है जो कि इन केंद्रीय योजनाओं को विशिष्ट रूप से इनको बता सके और समझा सके, ताकि ये इस तरह की योजनाओं का लाभ मिल सके। ग्रामीण अनाज बैंक योजना, इस दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आदिवासियों के पोषण स्तर के गिरने से बचने के लिए अनाज बैंक को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा गया है। तो अमेरिका अजो ग्रामीण अनाज बैंक योजना, इसके तहत जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आदिवासी में पोषण स्तर के गिरने से बचने के लिए अनाज बैंक की पायलट प्रोजेक्ट स्थापित की गई है। तो इसके बाद जो योजना दी गई थी, उसके बाद से जो पहली लड़की है उसका नाम है आना। इसके अलावा है आदिवासियों के लिए कार्यरत शैक्षिक संगठन, जो कि एनजीओ के रूप में कार्य करेंगे, जो उनको आर्थिक, सामाजिक और भौतिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य करेंगे। मैट्रिक के साथ छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, इनकी जो एजुकेशन है उन्हें भी एक लार्ज ग्रुप से माना गया है। साथ ही साथ ये जो एजुकेशन है जो उन्हें मिल रही है उसका भी एक परिचय या फिर रसीद के रूप में कार्य करना है। मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों और जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, जितने भी मैट्रिक हैं वो सरकारी नौकरी या फिर जो कि 6 बज जाते हैं उसके बाद किया जाना है। इसके बाद मैट्रिक छात्रवृत्ति, इसके अलावा सरकारी नागरिकों की जो जनसंख्या के आधार का प्रतिनिधित्व माना जाता है। आगे है योजनाओं में सूरज धरा अन्नपूर्ण योजना, ये ST/SC दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि ST है या SC इसके लिए नहीं है, ये कॉमन योजना। उद्देश्य है ST/SC के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों के स्थान पर लाभकारी दलहनी, तिलहनी तथा खाद्यान्न फसलों के उन्नत एवं अधिक उत्पादन देने वाली फसलों के बीज उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाकर उसी आर्थिक स्थिति को संभाल सकते हैं। योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है। सूरज धरा अन्नपूर्णा योजना, योजना के अंतर्गत बीज की अदला बदली, कृषक द्वारा दिए गए अलाभकारी बीज के बदले में लाभकारी दलहनी और तिलहनी फसलों के उन्नत बीज किन्हें प्रोवाइड किया जाता है, किसान को दिया जाता है, और इसका 1 हेक्टेयर की सीमा तक प्रदान किया जा सकता है। तो ये सरकार के द्वारा जो भी उपबंध किए जा रहे हैं उन उपबंधों में ये है कि बीज की जो अदला बदली है वो भी करना अनिवार्य है, ताकि जो जनजाति समाज है वो पिछड़े रूप से, अतकनीकी रूप से या अवैज्ञानिक रूप से जो कृषि कर रहे हैं उस पर सुधार हो और विशिष्ट रूप से उन्हें इस चीज़ के फायदा मिल सके। बीज स्वावलंबन, कृषक की घटित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के आधार पर प्रगति का 75%, मतलब बीज स्वावलंबन में जो जिस विशिष्ट क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस विशिष्ट क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, तो उसके 75% तक खर्च कौन उठाएगा बीज के लिए, वो उठाएगा सरकार। बीज उत्पादन, तिलहन दलहनी फसलों के उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन के लिए चुने गए 43 शासकीय प्रयासों की 10 किलोमीटर परिधि के अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर बीज कार्यक्रम लाया जाएगा। कृषकों को आधार प्रमाणित प्रथम श्रेणी या बीज 75% अनुदान प्रदान किया जाएगा। बीज प्रमाणों में लगने वाला व्यय शासकीय अनुदान के रूप में होगा। इसके अलावा इसका संपर्क कहाँ कर सकते हैं योजनाओं के बारे में, तो ये करते हैं स्थानीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को, और
उन्हें अपने हिसाब से आप उसमें रजिस्टर हो जाएं। रजिस्टर होने के बाद आपको ये योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। सूरजधरा अन्नपूर्णा योजना इस योजना का नाम है। हालांकि अब सरकारें चेंज हो गई तो योजना भी बंद होने के कगार पर आ गया है। आगे है अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के अल्पावधि ऋणों पर मूल्य से ज्यादा देय ब्याज हेतु अनुदान दंड। इसमें क्या है, एसटी वर्ग के कृषकों द्वारा 10 वर्गों से अधिक अधिक अवधि के ऋणों के पर मूल से ज्यादा ब्याज की वसूली न करना तो संपूर्ण एमपी में लागू है। इसके अलावा हितग्राही चयन एसटी वर्ग के कृषकों को 10 वर्ष से अनधिक रूप से देन गति जिसके मूल रूप से ये कहा जा सकता है कि उनकी जो स्थिति है उसके बारे में ज्ञात किया जा सकता है। आगे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष विधिक सेवा विधिक सहायता प्राप्त करना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत उच्च न्यायालय के विधिक सेवा इस समिति जिला विधिक सेवा प्रशिक्षण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा गरीब अल्प सहाय पीड़ित एवं अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को समस्त न्यायालयों में उसमें विरुद्ध चल रहे प्रकरण उसके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों में निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा विधिक सहायता सलाह कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को सलाह मिल जाए। तो वो कौन व्यक्ति जिसे सलाह की जरूरत होती है तो वो होता है SC/ST का ही हो, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो लोगों को दुर्व्यवहार से पीड़ित है, बेगार कराया जा रहा है, ऐसे लोगों को भी इस चीज़ से उठाया जाएगा। महिला और बालक दोनों को संरक्षण दिया जाएगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या असमर्थ या निर्योग हैं, जैसे कि अंधापन, कुष्ठ रोग, सफाई कर्म, चल फिरने में असमर्थ, दिमागी कमजोरी, इन सब चीज़ों में भी उन्हें इस योजना का पात्र होंगे। ऐसा व्यक्ति जो बहुनिवास जातीय हिंसा एवं जातीय अत्याचार से सताया गया, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, सूखा, इस तरह की स्थिति बनने वाली है आने वाले समयों पर। औद्योगिक कर्मकारी भी हैं, बंदी भी हैं। एक जो पॉइंट छूट गया था वो है 50,000 से कम आमदनी वाले ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किस तरह की विधिक सहायता मिलती है, तो प्रकरण अदालत में चल रहा हो, कोई फीस न लग रहा हो। जो भी प्रकरण आपने रजिस्टर किया है आपके लोकल अदालत में, सिविल न्यायालय में, तो वहाँ पे आपकी ये सुनवाई चालू है। तो सुनवाई के साथ साथ आपको क्या क्या आना चाहिए, तो कोई फीस नहीं लगेगी। बाइंडिंग और फोटोकॉपी का खर्च देना पड़ेगा, गवाह का खर्च, अनुसंधान करने में लगने वाला खर्च, निर्वाचन अध्यादेश तथा अन्य कामगारों की प्रमाणिकता पर वकील की फीस। तो ये सारी चीज़ें किस रूप में करना है, विधिक सहायता मिलती है। इसके अलावा दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है दीनदयाल चलित अस्पताल में एमपी सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना विद्यालयकालीन परामर्श, प्राथमिक उपचार पर प्राथमिक जांच, निःशुल्क दवा वितरण करना, प्रसव उपरांत स्वास्थ्य परीक्षण, दंड माफ करते रहना। इसके अलावा मलेरिया, टीबी की जांच, टीकाकरण और परिवार नियोजन, आदिवासियों के कार्यक्रमों का विकास। आगे है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। शब्द समूह का एक से अधिक स्थानों पर आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 340 पर प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है, तो ये किया गया है अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण। अब इसमें क्या है कि पिछड़े वर्ग शब्द समूह का एक से अधिक स्थानों पर प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 16(4) और इसके अलावा आर्टिकल 340। आर्टिकल 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति से सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के दशाओं तथा उनकी कठिनाइयों का अनुसंधान हेतु आयोग की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है। शक्ति के अंतर्गत अब तक राष्ट्रपति ने रोक कर ही आयोग के साथ की होगी। इसके अलावा ओबीसी कल्याण कार्यक्रम, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओबीसी के कल्याण के लिए कौन कौन से काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा या स्थानीय सरकार के द्वारा, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वित्त और विकास निगम। इसके अलावा गठन क्या हुआ था 13 जनवरी 1992 को। कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत यह एक कंपनी है। उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि नवीन ओबीसी के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आमदनी की योजनाओं को के वास्ते रियायती दरों पर ऋण देना।
महिलाओं हेतु स्वर्णिम योजना और रियायती दर में वित्तीय सहायता प्रदान करना। आगे है मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम स्वरोजगार योजना। तो इसका एम या उद्देश्य क्या है? पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब तबके के कौशल और विकास में आ रही आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए नियम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। इसके अलावा योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र। योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र क्या होगा? इसके अलावा योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र क्या है? तो पात्र हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, जैसे कृषि संबंधी क्षेत्र, दस्तकारी और पारंपरिक व्यवस्था, तकनीकी व्यवस्था, छोटी व्यवस्था और परिवहन क्षेत्र। ये सारी स्थितियों में योजना का महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है। इसके अलावा हितग्राही ऋण पर 5 लाख तथा 6 लाख ब्याज 6% ब्याज देना होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत बेहतर इसकी योजना चल रही है। पात्र हितग्राही। पात्र हितग्राही पिछड़े वर्ग 3 के ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे तथा दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे थे। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना जो ओबीसी के लिए शुरू किया है वो क्या है? वह प्रदेश के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में कृषि क्षेत्र में, जैसे डेयरी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, परिवहन क्षेत्र में आगे रिक्शा, टैक्सी, बस, छोटे व्यवसायों को शुरू करने हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू किया गया है। दुकान, फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट्स, बेबी इत्यादि तकनीकी व्यवस्था, कंप्यूटर, इंटरनेट, फोटो कॉपी तथा पिछड़े वर्ग के परंपरागत व्यवसाय एवं तकनीकी कौशल को आगे बढ़ाएं। तो ये हो गया मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना। तो इस तरह तीनों रूप से जो वंचित वर्ग है उसके बारे में अपन चर्चा कर ली। जो कि पहला था वो किस रूप में वंचित था? तो वो था अनुसूचित जनजाति, उसके विस्थापन और उसके जो विघटन है। इसके अलावा उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके क्या क्या तकलीफ है उनको अंतर्गत, और साथ ही साथ उसके आयोग को क्या दायित्व है, आयोग क्या कार्य कर रही है, ओबीसी आयोग क्या है, अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है, और ये आयोग कब बने थे और कब इन्होंने अलग हुआ। इसके अलावा ये सारी क्वेश्चन प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक है भारत में विस्थापित की समस्या, मुद्दे और कल्याणकारी कार्यक्रम। तो विस्थापन किसे कहते हैं? मैं अभी बता चुका हूँ कि विस्थापन का अभिप्राय अपने सूचना मूल स्थान से अन्यत्र प्रयास करना। भारत में विस्थापन और पुनर्वास परस्पर जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या है। पुनर्वास और विस्थापन मुख्य रूप से क्या किया जाता है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर उस भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है और वहाँ पर आसपास में बसे हुए जो लोग हैं उनकी ज़मीनों को भी खरीद लिया जाता है। तो ये एक तरह से विस्थापन को बहुत बड़ा बढ़ावा देता है, क्योंकि वो इंस्टेंट जो पैसे मिलते हैं उनका वो सदुपयोग नहीं कर पाते और इस तरह से उनकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ जाती है। मुख्यतः 2 चरणों को देखने को मिली। भूमि हस्तांतरण के परंपरागत तत्वों तथा साहूकारों। तो 2 स्थितियों में देखने को मिलती है। तो उनमें सबसे पहला है वो है भूमि हस्तांतरण के परंपरागत तत्वों तथा साहूकारों, मध्यस्थों, ऋणग्रस्तता, गरीबी आदि के कारण मुख्यतः जनजातियों का विस्थापन होता है। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी साहूकार या फिर जो ऋण देने वाला है वो एक जनजाति को इस तरह से ऋण के बोझ में दबा देता है कि वो आगे अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर पाता और अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो अपनी ज़मीन और इन चीज़ों को बेचकर वहाँ से विस्थापन की ओर बढ़ जाता है। छोटी या बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से बहुत बड़े स्तर पर विस्थापन संभव हुआ है। इस प्रक्रिया में भी जनजातियों का विस्थापन सबसे अधिक हुआ है। जितने भी विकास परियोजनाएं, बड़े बड़े डैम बनना, रेलवे ट्रैक्स डलना, इसके अलावा
जितने भी विकास की परियोजनाएं हैं, माइनिंग है, ये सभी किस पर होती हैं? ये होती हैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर, मतलब जनजातियों को ही इसका इफेक्ट पड़ता है और सबसे ज़्यादा जो विस्थापन हुआ वह जनजातियों का हुआ है। आज तक जितने विस्थापित जनजाति थे उनमें से 25 से 30% ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है और वह गरीबी की ऐसी स्थिति झेल रहे हैं कि उन्हें भीख मांगने तक के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा कारण है भारत में विस्थापन के और इनके मुद्दे के। आगे है विस्थापन का स्वरूप एवं परिणाम। तो विस्थापन और पुनर्वास के परिणाम स्वरूप इसमें गरीबी और सीमांतीकरण बढ़ा है। जनजाति परिवार संबंधों में बिखराव उत्पन्न हुआ है। जितना भी मतलब एक तरह से विस्थापित जब होते हैं तो उनके परिवार टूटने लगते हैं। वो एक समुदाय या विशिष्ट रूप से कम्युनिटी में रहते हैं, लेकिन वो सारी कम्युनिटी अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्थितियों के हिसाब से वो स्थिति और जगह को चुनते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पारिवारिक संबंध है वो बिगड़ता है, उनमें दूरियां आती हैं। इसके अलावा गरीबी भी बढ़ती है सबसे ज़्यादा। वे पैतृक स्थान में परित्याग की पीड़ा से ग्रस्त होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो किस स्थिति में अपने जीवन यापन करेंगे। इनकी उत्पादन पद्धति में भी बिखराव उत्पन्न होता है। जितनी भी उत्पादन पद्धति है इनमें बहुत ज़्यादा बिखराव देखने को मिलता है। इसके अलावा इनकी अपनी बाजार एवं व्यापार व्यवस्था के का ह्रास हुआ है। अनेक पवित्र एवं सांस्कृतिक स्थलों का विनाश हुआ है। क्यों हुआ है? बाढ़, भूकंप, इसके अलावा सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाना और जनजातियों की जो स्थिति है और उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो एक दूर दराज के इलाकों वाले जनजातियों तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं होता। विधारण के एवज में मिलने वाले मुआवजे की राशि को अनुत्पादक कार्यों में लगाए गए अन्य नवीन स्थापनाएं उत्पन्न हुई है। नए क्षेत्रों में अनुकूलन की कठिनाई उत्पन्न होती है। तो ये है विस्थापन के समस्या और परिणाम। अब समस्या का समाधान। तो विस्थापित जनसंख्या के लिए मुआवजे का प्रावधान किया जाए, सबसे इम्पोर्टेंट है। उनके लिए अन्य जगहों पर मकान की व्यवस्था की जाती है। अधिग्रहण भूमि के लिए मुआवजे की व्यवस्था की है। इसके अलावा 1906 तक के प्रावधान के विस्थापित जहाँ से होगा वहाँ पर एक व्यक्ति को जॉब दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कानून को ख़त्म कर दिया गया है। तो इस तरह से ये हो गया विस्थापितों के मुद्दे। तो ये पूरा पेपर 2 पार्ट बी का था, जो उसके सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए और सारे टॉपिक्स कंप्लीट भी हो गए। इसके अलावा विस्थापन के बारे में बता दिया, विस्थापन के क्या स्वरूप होंगे, परिणाम क्या होगा, इसके क्या क्या हानियाँ होंगी। इसके अलावा समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो जनसंख्या के लिए मुआवजे का प्रावधान किया जाए, उनको नए जगह पर मकान दिया जाए, साथ ही साथ उनको रोजगार भी उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा नए अनुकूलन होने या नए जगह में अनुकूलित होने के लिए उसे विशिष्ट रूप से वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से ऐसे कल्याण के कार्य किए जा सकते हैं जो विस्थापित लोग हैं। किसी भी कल्याणकारी कार्यक्रम, चाहे वो पाइपिंग हो, रेलवे का हो, ट्रक बिछाना हो और ट्रेन के लिए कार्य करने का हो। तो थैंक यू वेरी मच। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंच सके। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पूरा लेक्चर मतलब जो प्लेलिस्ट है उसमें संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है और बेस्ट नोट्स हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट है कि वो यहीं से इस चीज़ को पढ़ सके और इनकी तैयारी से अपने आप को क्लियर कर सकें, तो बेस्ट है। इसके अलावा कल से या फिर एक दिन बाद से नया जो सब्जेक्ट है वो साइंस एंड टेक और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स दोनों एक साथ शुरू होंगे, जो कि एक एक दो दिन के अंतराल में उनके लेक्चर्स आते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।